Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 6 for the series of course titled Research Methods in Special Education. Course code SPD 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 4, and I am the resource person of this course, Dr. Afaf Manzoor. I am lecturer at Department of Special Education, Division of Education, University of Education. And you can access me on email afaf.manzoor@ue.edu.pk. तो आज का हमारा जो लेसन है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन और सैम्पलिंग को सब्जेक्ट भी कहा जाता है और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसके ऊपर बेस करता हुआ हमारे रिसर्च का जो पूरा सर्कल है वो चल रहा होता है। यानी हम सब्जेक्ट के बारे में जो है या वो सैम्पल जिससे हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं वो मेन सोर्स होता है और उसी से हम इंफॉर्मेशन या डाटा रिसीव भी करते हैं और उसी के ऊपर हम उसकी जर्नलाइजेबिलिटी भी करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे और हम इसका एजेंडा डिस्कस करते हैं कि आज हम इसमें क्या पढ़ने जाएंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज़ सैम्पल सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो हम इसमें देखेंगे। सो दिस इज़ द एजेंडा फॉर आवर टुडेज लेक्चर। So here are the learning outcomes. After watching this video, students will be able to define sampling and population. They will be able to identify and briefly discuss sampling techniques, apply procedures of sampling selection, and identify minimum sample size for various types of research. यानी हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सैम्पलिंग और पॉपुलेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन से जानना शुरू करें और एंड तक इस काबिल हो जाएं कि वो ये समझ लें और जान लें कि उन्होंने किस तरीके से कौन सी स्टडी के लिए किस तरह का सैम्पल या प्रोसीजर जो है पॉपुलेशन की सिलेक्शन का वो सिलेक्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? एल.आर. गे जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज से सैम्पलिंग को और बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में बताता है। उसके मुताबिक सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्टडी इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट्स द लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच दे वर सेलेक्टेड। अगर आप इसका ब्रेक डाउन कर लें दो हिस्सों में तो आप ये देखें, that sampling is the process of selecting a number of individuals for a study। यानी आपको सैम्पल को सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी के लिए इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स द लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच दे वर सेलेक्टेड। यानी वो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हों, यानी उस ग्रुप की सारी खसूसियात उनके अंदर पाई जाती हों। यानी आपके पास एक बड़ा पॉपुलेशन है, एक बड़ी ग्रुप है, उसमें से आपने चंद लोग निकालने हैं तो वो सैंपल आप सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर उस पॉपुलेशन की मैक्सिमम जो क्वालिटीज़ हैं वो उस सैंपल के अंदर मौजूद हों। ठीक है, यानी आप एक ग्रुप में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिसेबिलिटीज़ में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और आप ये चाहते हैं कि आपने ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं। ठीक है, तो आपको फिर उस पॉपुलेशन जो डिसेबिलिटी की टोटल पॉपुलेशन किसी भी आबादी में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की बात करते हैं और लाहौर की कुल आबादी में जो पॉपुलेशन का पोर्शन है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ का, उस वो आपका बेसिक पॉपुलेशन होगी। अब उसमें से आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप टारगेट पॉपुलेशन कर रहे हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। ठीक है, और उसके अंदर से आप वही सैंपल लेंगे जिसके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट मौजूद हो। अगर आप इसको मज़ीद क्लासीफाई करना चाहें सैंपल को अपनी स्टडी के मुताबिक तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई उम्र की कैद हो सकती है कि वो प्री स्कूल के एज के बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सैंपल आप सेलेक्ट करें वो भी प्री स्कूल के हों। अगर वो स्कूल गोइंग एज के हैं तो फिर उसमें मज़ीद कोई क्लासिफिकेशन है कि वो किसी ख़ास क्लास लेवल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी प्राइमरी तक के हैं या मिडिल लेवल के हैं, तो वो बच्चे भी उसी लेवल से रिलेटेड होने चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर
उस पॉपुलेशन की वो मौजूद होनी चाहिए। सो द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज़ टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन, यानी इसका मेन मकसद ये है कि हम जो पॉपुलेशन है उसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं उन चंद लोगों के थ्रू। सो इट्स रियली इज अ स्टडी कंडक्टेड दैट इंक्लूड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज सब्जेक्ट, यानी हम ये समझते हैं कि पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, यानी वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन हमारी स्टडी का हिस्सा है, लेकिन हम उस सारी पॉपुलेशन को उस स्टडी में शामिल नहीं करते, बल्कि उस पॉपुलेशन में से चंद लोग उठाते हैं जिनको हम सैंपल के तौर पे यूज़ करते हैं। आगे देखिए, अब सैंपल को जानने से पहले अगर हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकेंगे, पॉपुलेशन क्या है। वैसे तो हम पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, लेकिन हम रिसर्च की ज़ुबान में पॉपुलेशन किसको कहेंगे, रिसर्च की लैंग्वेज में हम पॉपुलेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अ पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट टू विच द रिसर्चर वुड लाइक द रिजल्ट्स टू बी जनरलाइज्ड, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को जर्नलाइज करना चाहता हो, अप्लाई करना चाहता हो, और ये समझता हो कि जो रिज़ल्ट उसको उसकी सैंपल में से रिसीव हुए हैं वो सेम करेक्टरिस्टिक्स, सेम इफ़ेक्ट्स, सेम इम्प्लिकेशंस जो हैं वो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जर्नलाइज की जा सकती हैं। So defined population has at least one characteristic that differentiate it from other group or population, यानी वो कोई ना कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होनी चाहिए जो उसको दूसरी पॉपुलेशन से अलग करे, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि ये रिसर्च की पॉपुलेशन है या स्टडी की टारगेटेड स्टडी की पॉपुलेशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें पॉपुलेशन में के लिए हम दो तरह से टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं टारगेट पॉपुलेशन, और दूसरा अक्सर हम लफ्ज़ सुनने को मिलता है हमें एक्सेसिबल या फिर अवेलेबल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? टारगेट पॉपुलेशन इज़ द एक्चुअल पॉपुलेशन, यानी जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन क्या है, वो पूरा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर रिसर्चर अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहता है। तो इट मीन्स कि वो जो पूरा ग्रुप है दैट इज़ टारगेटेड पॉपुलेशन, यानी जिसके ऊपर हम अपने रिजल्ट को जर्नलाइज करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम अपने रिजल्ट्स को बेस करना चाहते हैं, वो ग्रुप जो है दैट इज़ टारगेटेड पॉपुलेशन। And what is accessible or available population? This is realistically selected population. Accessible means जहाँ तक, यानी जिस पॉपुलेशन तक हमारी रसाई है, जिस पॉपुलेशन को अपने अपनी स्टडी का हिस्सा बनाया है, जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हुए उनसे कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या हम किसी भी तरह से वो हमारी स्टडी का पार्ट बन जाते हैं कि हम उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर उनको एक कंट्रोल ग्रुप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम जो है वो कॉज एंड इफेक्ट की कोई रिलेशनशिप्स देखना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, किसी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स मापना चाहते हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से वो डायरेक्टली आपकी रिसर्च या स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सेसिबल और अवेलेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन जो है इज़ द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट टू विच द रिसर्चर्स वुड लाइक द रिजल्ट्स टू बी जर्नलाइज्ड। आगे हम देखते हैं कि जी जो हम पॉपुलेशन की टाइप्स की बात कर रहे थे उसमें हमने टारगेटेड पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन और एक और इसके लिए टर्म जिसको हम सैंपल कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तीनों का डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा, टारगेटेड पॉपुलेशन जो है इज द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर। यानी टारगेट पॉपुलेशन वो पूरे का पूरा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसके ऊपर हम रिसर्चर जो है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता है कि उसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ठीक है जी। यानी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है। एक्सेसिबल और अवेलेबल पॉपुलेशन क्या है? सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशंस, यानी आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर से ही हमने एक सेट निकाला हुआ है, यानी उसी के अंदर ही में वो लोग शामिल हैं, उसी के अंदर का ही वो हिस्सा है। कंसिस्टिंग ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु आर एक्सेसिबल टू बी सिलेक्टेड एज पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, यानी जो हमारी एक्सेस में हो, जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी स्टडी का पार्टिसिपेंट बना सकते हो, जो हमारी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट किसी ना किसी तरह से कर रहे हो।
तो आगे है सैंपल। सैंपल क्या चीज? जैसे कि हमने ऊपर देखा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या था? इट्स अ प्रोसीजर of selecting a number of individuals for a study in such a way that the individuals represents the larger group from which they were selected। और sample क्या है? sample एक subset है, a subset of accessible population consisting of those individuals who are selected as participants in the study। सो सैंपल जो है वो उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन का सबसेट है, यानी एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है वो सबसेट है टारगेट पॉपुलेशन की, और सैंपल जो है वो सबसेट है एक्सेसिबल पॉपुलेशन का। सो हियर इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री टर्म्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारी ओवरऑल पूरी टारगेटेड पॉपुलेशन है, यानी वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर हमने स्टडी के रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इनमें से सब लोगों में से हम कोई ना कोई अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकें। सो दिस इज, इस पॉपुलेशन में से हम डिराइव करते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? वो पॉपुलेशन जो कि रिसर्चर की जिस तक रसाई है, रिसर्चर समझता है कि वो अपने स्टडी का उसको हिस्सा बना सकता है। और सैंपल क्या है? सैंपल इज अगेन द सबसेट ऑफ दिस एक्सेसिबल पॉपुलेशन। जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है उसमें से हम सैंपल अपना सिलेक्ट करते हैं, निकालते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो सैंपल हम उसमें से सबसेट बनाते हैं उसको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन का क्या तरीकाकार है। यानी क्या हम किसी को भी उठा लेंगे पॉपुलेशन में से, कोई भी आपकी स्टडी का हिस्सा बन जाएगा, किसी को भी हम एक्सेसिबिलिटी पॉपुलेशन के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे, या कोई उसका तरीकाकार होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि जो रिसर्च हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें साइंटिफिक मेथड या अप्रोच यूज की जाती है, तो फिर यकीनन साइंटिफिक मेथड या अप्रोच यूज करते हुए हम रिसर्च के हर मरहले पे कुछ ना कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी या स्ट्रेटजी जो है स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व रहे। So sampling क्या है? Is the process of selecting a number of individuals for a study in such a way that the individuals represent the larger group, means population, from which they are selected. And again, to recall just that purpose of the sampling is to gain information about a population. अब जो सैम्पलिंग हम करते हैं, यानी हम सैंपल ड्रॉ करते हैं उस पॉपुलेशन में से, उसके क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी सबसे पहले हम पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम किस पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हैं या उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, यानी आफ्टर सिलेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन अब हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा, यानी हमें कितने लोगों को अपनी स्टडीज में शामिल करना है, उसका हिस्सा बनाना है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन है तो उसमें से हमें कितना सैंपल चाहिए, 100 चाहिए, 200, कितने लोग जो हैं, कितने सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके ऊपर हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं। तीसरी चीज है सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अब जब हमने सबसे सैंपल साइज डिटरमिन कर लिया कि हमें फॉर एग्जांपल 100 लोग चाहिए या 200 लोग चाहिए, तो अब हम उसको सिलेक्ट किस तरह करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कौन लोग वो 100 लोग होंगे जो कि उस पॉपुलेशन में से सैंपल की हैसियत इख्तियार करेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ सैंपल की जाती है। देन डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस इज द डिग्री ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, यानी जो डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जितनी हद तक जो सैंपल है अपनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी जितनी मैक्सिमम क्वालिटीज उस सैंपल के अंदर पॉपुलेशन की होंगी उतनी ही हम इंश्योरिटी दे सकते हैं जनरलाइजेबिलिटी की। ठीक है, यानी जनरलाइजेबिलिटी के जो डिपेंड कर रही है वो डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना सिमिलर, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी पॉपुलेशन की और सैंपल की होगी उतनी ही आसानी होगी और उतनी ही जनरलाइज करने की जो है वो
श्योरिटी होगी। सो दिस इज अ पिक्टोरियल अगेन, ये आपके सामने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें से चंद लोग जो हैं, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं उनको सिलेक्ट करने के, उनको सिलेक्ट करके जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये सैंपल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमारे सामने 6 लोग मौजूद हैं वो इस सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी इनकी खसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और इनसे हासिल होने वाली जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम उसके रिज़ल्ट का इतलाक़ जो है वो इस पॉपुलेशन के ऊपर करने जा रहे हैं। तो फिर इतना बहुत वाइसली इसको चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना है, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको इंक्लूड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उनको मैनिपुलेट करना ये मुश्किल तरीन काम है जो एजुकेशनल रिसर्च में हम करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सैम्पल जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी है उस सब को हमें कंसिडर करते हुए ये बड़ा वाइसली चूज़ करना पड़ता है सैम्पल, अगर हम अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि सैम्पल सिलेक्शन इज़ ए वेरी सीरियस स्टेप इन कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि हम अपनी रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी या रिजल्ट की वैलिडिटी को तभी इंश्योर कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमने जिससे डाटा कलेक्ट किया है वो सैंपल जो है वो कितनी हद तक एक गुड सैंपल की क्वालिटीज़ मेंटेन करता है। आगे देखिए, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग जो है उसके 2 तरीक़ाकार हैं, हम उसको 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का और दूसरा ग्रुप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? Probability samples offer each respondent an equal probability or chance at being included in the sample. यानी probability sampling में every member of the population has equal chance to be selected. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से हमें 10 लोग चूज करने हैं, तो any 10 among those 100 are equally have a chance to be selected. ठीक है, यानी हर एक के पास उतना ही चांस है सिलेक्ट होने का जितना कि किसी दूसरे के पास है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इट रिलाइज ऑन द रिसर्चर। ये रिसर्चर की अपनी चॉइसेस के ऊपर रिलाई करती है। उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम हैं कि रिसर्चर क्यों चूज करता है, क्यों वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो ये देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें देखें कितने मुख्तलिफ अंदाज से कहीं से भी कोई भी रिस्पोंडेंट जो है वो शामिल हो सकता है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में हमने एक पैटर्न जो है वो सेट कर लिया और इसमें एक खास तरह के लोग ही, एक खास पैटर्न के लोग ही शामिल हो सके और तमाम लोग जो हैं उनमें से शामिल नहीं हो सके। सो सिलेक्शन ऑफ सैंपल जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू हम करते हैं उसके 5 तरीक़ाकार हैं। एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आइए हम अब वन बाय वन इनको जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग आपने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा, रैंडमली ये काम कर दो, मैंने रैंडमली उसको काम असाइन कर दिया, राइट? So no sampling technique guarantees the selection of true representativeness of a sample. The best single way to get a high probability of representativeness is random sampling. So अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं अपने सैंपल की, तो उसका सबसे बेस्ट वे जो है दैट इज जी बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग। Process of selecting a sample in such a way that all individuals in the defined population have an equal and independent chance of being selected for the sample. So in other words, every individual has same probability of being selected as the other one has. So selection of one individual does not affect the selection of any other individual in no way. यानी किसी भी तरह से आप
कि जो सैंपल सिलेक्शन है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रैंडम सैम्पलिंग में जो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से रैंडम सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने पॉपुलेशन में लोग हैं वो तमाम हमारे हमें उनके बारे में इल्म हो, कि उनकी मौजूदगी का इल्म हो कि वो मौजूद हैं और कहाँ कहाँ हैं। देन सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ सैंपल ऑन ए कम्प्लीटली चांस बेस। अब उसके बाद जो हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं वो मुकम्मल तौर पे चांस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, यानी कहीं से भी हम अपनी कोई आरा, कोई राय, कोई गैस, कोई फेवर, कुछ भी ऐसा नहीं करते, बल्कि 100% चांस बेस्ड जो है वो सिलेक्शन होती है, यानी एनीवन हैज अ चांस टू बी सिलेक्टेड। कोई भी जो है पॉपुलेशन का मेंबर जो है कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उस स्टडी के लिए। So here is this, one of the pictorial glimpse of that. So if you can see that from line 1 2 3 4, आप यहाँ से देखें कि नंबर 2 आ रहा है, इस लाइन में से नंबर 5 आ रहा है, एंड इसी तरह से यहाँ से 8 आ रहा है, और यहाँ से इस लाइन से 10 आ रहा है। यानी कोई भी जो सैंपल है पॉपुलेशन में से उसको चूज़ किया जा सकता है और कोई तरतीब नहीं आपको नज़र आ रही। दूसरी जो टाइप है probability sampling की, that is stratified sampling. Stratified sampling क्या है? It's a process of selecting a sample in such a way that identified subgroups in the population are represented in the same sample in the same proportion as they exist in the population. यानी आप इस तरह से सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं पॉपुलेशन में से कि वो उसका ही उसकी सेम प्रोपोर्शन जो है उसका पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो। सो इक्वल साइज्ड सैंपल्स फ्रॉम ईच ऑफ सब ग्रुप स्टार्टा में आल्सो बी सिलेक्टेड इफ ग्रुप कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको ग्रुप कंपैरिजन करना होगा ये टेक्निक यूज करते हुए, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो ग्रुप्स ही उठाते हैं वो ही सब ग्रुप्स स्टार्टा में उठाते हैं, इक्वल साइज्ड उठाते हैं ग्रुप्स में से, ठीक है, अगर आपको ग्रुप कंपैरिजन करना हो तो। Steps in stratified sampling क्या है? Defining the problem, identification of the subgroup of the population, selection of individuals for the sample from each subgroup on a completely chance base. अब यहाँ पे जो हम करते हैं हम वो ये करते हैं कि हम एक पॉपुलेशन को फॉर एग्जाम्पल 4 हिस्से बना दिए, तो अब उन 4 हिस्सों में से एवरी इंडिविजुअल एवरी पर्सन इज ऑन ए चांस टू बी सिलेक्टेड, राइट। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। यानी अब हम यहां से क्लस्टर उठा रहे हैं। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग, अ क्लस्टर इज एन इंटैक्ट ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स in defined population. Sampling technique in which any specific group or cluster from the population is randomly selected. यानी पूरे का पूरा एक क्लस्टर उठा लिया जाता है सैंपल का, होता वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा ही है लेकिन पूरे का पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई एक सर्वे कंडक्ट करना है लाहौर की 4 तहसीलों में से, और हम ये कहते हैं कि हर तहसील में से हम एक यूनियन कौंसिल जो है उसमें से हम डाटा कलेक्ट कर लें, तो इसका मतलब है कि हमने क्लस्टर सैंपलिंग कर ली। अदरवाइज हम पूरी तहसील में से जो है जाके रैंडम सिलेक्शन करते या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करते, तो हमने हर तहसील में से एक कोई सी भी आबादी उसकी एक यूनियन कौंसिल के तमाम लोग जो हैं उसको रिसर्च में यूज कर रहे हैं, उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं के लिए, उस पर रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो सैंपलिंग टेक्निक इन विच एनी स्पेसिफिक ग्रुप क्लस्टर फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रैंडमली सिलेक्टेड। यानी अब हम इसमें रैंडम सिलेक्शन करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक तहसील की 10 यूनियन कौंसिल्स हैं तो उन 10 में से कोई भी
एक तहसील जो है वो इक्वली उसके पास चांस होगा टू बी सिलेक्टेड। यानी अब यहाँ पे हर बंदा जो है, हम उस पॉपुलेशन का हर मेंबर जो है, हर पर्सन ऑफ दैट पॉपुलेशन चांस पे नहीं होगा, बल्कि हमने जो 10 तहसीलें जो हमने उसको क्लस्टर्स बना दिए हैं, सॉरी 10 यूनियन काउंसिल के क्लस्टर्स बना दिए हैं, वो क्लस्टर्स जो हैं वो इक्वली जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस चांस में कि वो सिलेक्ट हो जाएं। So estimate average number of individuals per cluster, and then selection of cluster for the sample from the population of on a completely chance base. अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये क्लस्टर्स बना दिए, बॉक्सेस में चले गए सब पॉपुलेशन जो है, ठीक है। तो अब हमने एक बॉक्स यहाँ से उठाया और एक बॉक्स हमने ये लिया, ठीक है, यानी अब 2 क्लस्टर्स जो हैं हमने ले लिए, राइट। यानी अब मैं एक दफा दोबारा आपको पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस पे लेके जाती हूँ। रैंडम सिलेक्शन में आप देखें क्या हो रहा था, यानी डिफरेंट तरह के लोग हैं, ये हम कलर से उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनके पास इक्वल चांस है कि कोई भी बंदा किसी भी जगह पे मौजूद है लेकिन वोट के उसका हिस्सा बन सकता है। अब आप ये देखेंगे जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ग्रुप्स जो हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया था, और ग्रुप में से यानी एवरी ग्रुप हैज अ चांस, ठीक है, कि वो उसमें से वो आ सकता हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लस्टर है, यानी उस क्लस्टर में मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सो आगे चलते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? इट्स अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिंग एवरी केथ नेम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्रॉब्लम एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड फॉर सैंपल इज इक्वल टू के। यानी हम केथ नेम निकालने के लिए हमारे पास तरीका कार ये होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन कितने हैं, फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं और उसको हम डिवाइड कर दें 100 पे, ठीक है जी, तो क्या है 10। इसका मतलब है कि हर 10वां पर्सन जो पॉपुलेशन का है उसको हम अपनी स्टडी का सैंपल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। Systematic sampling can be considered random sampling if population is randomly ordered. अब अगर हमने population को randomly order किया हो तो जो हमारी स्टडी है उसको हम systematically select कर सकते हैं sampling के लिए। ये देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब सिस्टमैटिकली सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ से 2 आ गया, उसके बाद फिर हमने 2 का इंटरवल दिया, 5 आ गया, उसके बाद हमने फिर 2 का इंटरवल दिया, 8 आ गया, अगेन 2 का इंटरवल है और 11 आ रहा है। सिस्टमैटिकली यानी एवरी थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पॉपुलेशन जो है हम उसको वहां से उठा के ला रहे हैं और अपने पॉपुलेशन का, अपनी सैंपल का हिस्सा बना रहे हैं, राइट। आगे जी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनअप्रोप्रिएट। सो complex form of cluster sampling in which 2 or more levels of units are embedded in each other, and this technique is essentially the process of taking random samples of previous random samples and all ultimate units selected at least step are surveyed। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं जबकि हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन टोटल मौजूद ना हो या उनकी आइडेंटिफिकेशन मौजूद ना हो, तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम आमतौर पे 2 लेवल जो हैं या 2 से ज़्यादा लेवल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप और सैंपल, राइट। ये देखिए हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं। पहले स्टेज पे हमने क्या किया है, रैंडमली चूज द ग्रुप्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन में से ग्रुप चूज कर लिए रैंडमली, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया है मल्टी स्टेज में कि रैंडमली चूज इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ग्रुप्स। अब हमने ये जो ग्रुप्स चूज किए थे उसमें से हम रैंडमली जो है इंडिविजुअल्स चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल में ये दे देती हूँ कि हमने कोई
100 लोगों पे डाटा कलेक्ट करना है, 100 का सैंपल हमें चाहिए और हमने करना है ये कि हमें पूरी जो है पंजाब की कोई 3 तहसीलों में से हमें या 4 तहसीलों में से हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली हम उसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि पंजाब की कोई सी 4 तहसीलों को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब फर्स्ट स्टेज में हमने उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, दूसरी स्टेज में हमारे पास अब जब वो 4 तहसीलें आ गई, तो अब हम उस तहसीलों में से 4 तहसीलों में से अगेन रैंडमली हर तहसील में से एक एक यूनियन कौंसिल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो हर सिलेक्टेड यूनियन कौंसिल में से अगेन हम दोबारा सिलेक्शन करेंगे और उनके अंदर से हम हर यूनियन काउंसिल में से 20-20 लोग उठाएंगे, तो फिर 25-25 लोग उठाएंगे जो कि उस यूनियन काउंसिल या उस क्लस्टर का हिस्सा था, और फिर वो बाद में हमारी सैंपल का हिस्सा, हमारी स्टडी के सैंपल का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब इसकी जो सिलेक्शन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उसकी क्या एग्जाम है, उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, सेंस सैम्पलिंग है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके मुताबिक हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आमतौर पे हमारे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल सैम्पलिंग टेक्निक्स बिकॉज द सैम्पल्स आर सिलेक्टेड दे आर एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, यानी जो रिसर्चर के करीब तरीन इलाका है, उसके एक्सेस में है, उसकी पहुंच में है, रीच में है, वो वहाँ से जाके अपना डाटा कलेक्ट कर देता है। दिस टेक्निक इज़ कंसिडर्ड ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, और इसको सबसे सस्ती टेक्निक कहा जाता है क्योंकि इसमें आप जो है वो अपनी आसानी के साथ जो सैंपल है उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी पॉपुलेशन थी और हमने इसमें से बस एक ग्रुप जो कि किसी एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा ग्रुप एज इट इज़ उठा के हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी यहाँ तक रसाई थी। ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, और हमारी यहाँ तक पहुँच नहीं है और हम इनसे डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस हमने सारे ग्रुप को छोड़ दिया और यहाँ से 2 ग्रुप्स उठाए और उनको अपनी स्टडी का हिस्सा बना लिया। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टाइप जो है दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। When researchers want to ensure equal or proportionate representation of subject depending on which characteristics is considered as basis of the quota. The basis of the quota are usually age, gender, education, race, religion और socio-economic status. तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब जो रिसर्चर है वो इक्वल प्रोपोर्शन की रिप्रेजेंटेशन चाह रहा होता है अपनी सब्जेक्ट्स में, यानी फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप इस तरह से पॉपुलेशन को सिलेक्ट करें कि आप 50 आपके पास मेल और 50 फीमेल हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोटा सैम्पलिंग उसके लिए डिज़ाइन कर देते हैं कि यानी इसमें इतने परसेंट जो हैं वो फीमेल्स का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है रिसर्च में, और इतने परसेंट मेल्स का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कोटा सैम्पलिंग के देखें आपके पास में मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद थे, और ये सारे जो सिंबल्स हैं ये इनकी अपीयरेंस को शो कर रहे हैं। तो एक 11 से 21 साल का एज ग्रुप है, दूसरा 22 से 31 साल का एज ग्रुप है, तीसरा 32 से 41 साल का एज ग्रुप है, और चौथा जो है 42 से 51 साल का एज ग्रुप है। तो आपको इसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसलिए आपने यहाँ से जो है इक्वली जो प्रोपोर्शनेट बनता है उसके मुताबिक आपने वहाँ से सैंपल उठा लिया। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टेक्निक पर्पसिव सैम्पलिंग, ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग को। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी पार्ट ऑफ द सैम्पल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन द माइंड। तब हमारे जहन में कोई ख़ास मकसद हो, कोई ख़ास एक पर्पस है कि हमने इस तरह का ही पॉपुलेशन जो है वो लेनी है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो, तो फिर आप अपनी उस मकसद को सामने रखते हुए आप सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सो द रिसर्चर्स बिलीव दैट सम सब्जेक्ट्स आर मोर फिट फॉर द रिसर्चर कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि हमें
कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से इकट्ठी करनी है। अच्छा, अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिसर्चर ये चाहता है कि वो ऐसे बच्चों का डाटा कलेक्ट करे जिनका फासला घरों से बहुत ज़्यादा है और जो किसी रिमोट इलाके में बैठे हुए हैं। तो फिर वो क्या करेगा, अब उसके पास 100 लोग तो सामने मौजूद आ गए पॉपुलेशन में, लेकिन वो उन लोगों को पॉपुलेशन में से सब्जेक्ट का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा जो कि रिमोट एरियाज़ में है और जिनका स्कूल और घर का फासला ज़्यादा है। So the researcher believes that some subjects are most fit for the researcher compared to other individuals. ये देखिए पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें आपको मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर के चाहिए तो हमने सारी पॉपुलेशन में से वो जो ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है जो उस पर्पस के तहत हमने उसको अलहदा निकाल लिया है। एक और तरीका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजुअली डन व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन साइज इज नॉट नोन टू द रिसर्चर। जब आपके पास कोई ऐसा हो, जब स्मॉल साइज पॉपुलेशन हो और या फिर आपको बिल्कुल भी पॉपुलेशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना हो, तो फिर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द रिसर्चर आस्क्स द इनिशियल सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई अनदर पोटेंशियल सब्जेक्ट हु आल्सो मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्चर। तो फिर हम रिसर्चर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेता है, जानता है, उसी से कहता है कि आप हमें आइडेंटिफाई करके देंगे आपके जैसे और लोग कहाँ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें थर्ड जेंडर के लोगों के बारे में कुछ मालूमात लेनी होती है तो वो विजिबल नहीं है, वो हमें नज़र नहीं आते कि वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, या बैगिंग की किसी फॉर्म के ऊपर आपको करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है किसी एक बैगर से कांटेक्ट करेंगे और आप उसी से कहेंगे कि वो उसके जैसे जो और मज़ीद पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करके दे बताए कि बाकी लोग कहाँ मौजूद हैं ताकि वो उन तक रसाई हासिल कर सकें। और ये देखिए ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग की टेक्निक, यानी आपने फ़र्स्ट किसी एक को चूज़ किया और उसने आगे फिर रेफ़र किया और आगे से आगे रेफ़र किया और इस तरह से वही सोर्स बना मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचने का या रसाई हासिल करने का। तो इसको हम रेफरर या स्नोबॉलिंग सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक और टाइप जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है दैट इज सेंसस सैम्पलिंग। इट इज़ कॉल्ड अ सेंसस सैम्पल बिकॉज डाटा इज गैदर्ड ऑन एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें पूरी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो दिस इज अ सेंसस सैम्पलिंग इज कंडक्टेड व्हेन एंटायर पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल और इट इज़ रीजनेबल टू इंक्लूड द एंटायर पॉपुलेशन इन द स्टडी। जब आपकी पॉपुलेशन वाकई छोटी भी हो और उसको जो है पूरी पॉपुलेशन को अपनी स्टडी का पार्ट बनाने की ज़रूरत हो तो तब आप जो है वो ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़, ये कैसे हम डिटर्मिन करते हैं कि हमें कितना सैम्पल साइज़ चाहिए होगा या कितना सैम्पल साइज़ किसी ख़ास पॉपुलेशन के लिए ख़ास स्टडी में दरकार है। सो लार्ज सैम्पल मोर लाइकलीहुड ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, मोर लाइकलीहुड ऑफ जनरलाइजेबिलिटी। तो ये याद रखिए कि जितना बड़ा सैम्पल साइज़ होगा आपका पॉपुलेशन में से उतनी ही उसकी जनरलाइजेबिलिटी और लाइकलीहुड जो है उसको पसंद किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। सो मिनिमम एक्सेप्टेबल सैम्पल साइज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिसर्च। अब टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो हम कहते हैं 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपका स्टडी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है जी। कोरिलेट रिसर्च के अंदर आप 30% सब्जेक्ट्स जो हैं वो लेंगे। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में भी 30% सब्जेक्ट लेंगे एंड अगेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए आप मैक्सिमम 15 लोग जो हैं उसको अपने सैम्पल का हिस्सा बनाएंगे। सो बाइस इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बाइस इज सिस्टमैटिक एंड इज जनरली द फॉल्ट ऑफ द रिसर्चर। यानी आप रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉल करता है, वो कितनी हद तक बाइस करता है अपनी सैम्पल सिलेक्शन में। सो इट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम मैल रैंडमाइजेशन और चांस डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन। हेयर आर सम सोर्सेज ऑफ सैम्पल बाइस। अगर हमें बाइस कर रहे हैं तो उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं? यूज़ ऑफ वॉलंटियर्स, use of available groups. Sampling should not be compromised because of administrative convenience, and of this sampling bias should be reported. So hope you have learned about the use and the identification of various types of sampling techniques. अगर हम इसको रिवाइज करें या कंक्लूड करें तो फिर हम ये जान लेते हैं कि जो सैम्पलिंग है बेसिकली वो दो तरह की है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि एवरी मेंबर
ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि वो रिसर्चर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि रिसर्चर अपनी स्टडी के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरह की सैम्पलिंग जो है टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स थी उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसी तरह से जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स हैं उसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, इंक्लूडिंग सेंसेस sampling, right? So thank you very much for listening me and hope you have enjoyed learning this session. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ज़रूर जो है वो ज़हन नशीन कीजिए या नोट कर लीजिए, और ड्यूरिंग लेसन जो है आप मुझसे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं ऑनलाइन लेसन में, और या जो भी आपके को टीचर हों वो भी आप तक जो है वो सवालों के जवाब, आपके जो सवाल हैं मेरे तक पहुंचा देंगे और मैं अपने सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।